हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केसीसी एजुकेशन आईएएस एस्पिरेंट चैनल पर। मेरा नाम है कौशल कुमार। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, पिछले कई दिनों से हम वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि माताजी की तबीयत काफ़ी सीरियस थी, उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, डेंगू हो गया था और हमारा भी स्वास्थ्य कुछ इतना अच्छा नहीं चल रहा था। आशा करते हैं कि आगे से वीडियो कंटिन्यू रखेंगे, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और ये भी आशा करते हैं कि आप लोगों ने जैसा अपना पहले सपोर्ट बनाए रखा था, प्यार बनाए रखा था, आप इस बार भी वैसे ही सपोर्ट करोगे, प्यार बनाए रखोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, हम बता दें आपको कि हम आपको संविधान का भाग 3 करा रहे थे, जिसमें हम मौलिक अधिकार का मतलब एक वर्णन कर चुके हैं, समानता के अधिकार का। दूसरे मौलिक अधिकार को हमने प्रारंभ करा दिया था, स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें हमने आर्टिकल 19 को प्रॉपरली कवर करा दिया है। आज हम आपको कराने वाले हैं कवर आर्टिकल 20, 21 एंड आपका 22। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका आर्टिकल 20 क्या कहता है जी? अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसका मतलब है कि जब कोई व्यक्ति अपराध कर देता है तो अपराध करने के बाद वह जब दोष सिद्धि हो जाती, मतलब उसकी दोष सिद्धि हो गई कि यह अपराधी है, तो फिर उसके पास क्या अपने बचाव पक्ष के लिए, क्या अपने संरक्षण के लिए कुछ अधिकार होते हैं? तो जी हाँ, अगर आप पर भी ऐसे कोई केस लगा दे, एफआईआर लगा दे, तो आर्टिकल 20 के अनुसार आपको अपने संरक्षण का अधिकार है कि आप अपराधी हैं या नहीं। ये आर्टिकल 20 डिसाइड करेगा। तो चलिए आर्टिकल 20 को प्रॉपरली कवर करते हैं और समझते हैं। आर्टिकल 20 कहता है कि चाहे कोई व्यक्ति विदेशी है और चाहे कोई व्यक्ति हमारे भारत का नागरिक है, और अपराधों के मामले में दोष सिद्धि से संरक्षण का अधिकार दोनों ही व्यक्तियों को होगा। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आप पर एफआईआर कर देता है, तो क्या एफआईआर करने मात्र से क्या आप दोष सिद्ध हो जाते हैं, यानी कि आप अपराधी हो जाते हैं और इसके बेस पर आपको सजा दी जा सकती है? तो बिल्कुल भी नहीं। मास्टर के साथ भी ऐसी घटना घटित हो गई है। किसी ने हमको भी एफआईआर करने की धमकी दी थी, लेकिन एफआईआर करी नहीं। लेकिन अगर एफआईआर हो भी जाती है तो घबराने वाली बात नहीं है। क्या होता है कि कभी कभी पुलिस का, हमारे समाज में ऐसी मतलब एक तरीके से मानसिकता बनी हुई है कि अगर पुलिस पूछताछ करने के लिए भी बुला ले तो भी लोगों को लगता है कि इसने कोई अपराध कर दिया है और मतलब इसको पकड़ के जेल में डाल देना चाहिए। मतलब उनको ऐसा लगता है कि अब पुलिस पकड़ लेगी और जेल में पकड़ के इनको डाल दिया है और इन्होंने कोई ना कोई अपराध किया है, जबकि ऐसा नहीं है। ये सामान्य प्रक्रियाएं होती हैं, हो भी सकती हैं, आपके साथ भी हो सकता है। तो इसको प्रॉपर्ली समझ लीजिएगा। तो देखिए, यह किसी व्यक्ति या कंपनी को, चाहे वह भारतीय हो या फिर आपका विदेशी हो, इसका मतलब है मनमाने। ये क्या है? मनमाने और अतिरिक्त दंड से संरक्षण प्रदान करता है। यानी कि आर्टिकल जो 20 है वो कहता है कि जो आपने अपराध किया है उसके लिए कोई भी ऑफिसर आपको मनचाहा दंड नहीं दे सकता है, या आपके अपराध से अधिक दंड आपको नहीं दिया जा सकता है। यदि कोई ऐसा करता है तो आर्टिकल 20 आपका संरक्षण करता है। यदि कोई व्यक्ति आपके नाम पर एफआईआर या फिर मुकदमा लगा देता है तो क्या आप इससे अपराधी हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे, जब तक कि न्यायालय या आपको दोषी सिद्ध नहीं कर देता है और इस बात की घोषणा नहीं कर देता है कि आपने अपराध किया है, आपके खिलाफ प्रॉपर्ली सबूत नहीं होते हैं, तब तक आप अपराधी की कैटेगरी में नहीं आते हैं। और इसके मामले में आपको क्या आएगा? पुलिस भी आपको संरक्षण प्रदान करेगी। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति अपराध कर देता है मूवीज के अंदर, तो पुलिस वाले उसको संरक्षण दे रहे हैं, जनता उसको पीटने के लिए खड़ी हुई है, लेकिन पुलिस वाले उसको साइड में हटा रहे हैं और उसको एकदम से लेके जा रहे हैं। ऐसे कई केस आपने देखे होंगे, कई चित्र आपने देखे होंगे जिसमें आपको दिखाई देगा कि पुलिस खुद अपराधी की क्या कर रही है? संरक्षण मतलब करते हुए जा रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी उस पर दोष सिद्ध नहीं हुआ है और वह अपराधी नहीं है, इसलिए उसकी सुरक्षा व्यवस्था पुलिस की जिम्मेदारी है, जब तक कि उसका दोष सिद्ध ना हो जाए। और दोष सिद्धि होने के बाद भी सजा देने का अधिकार कोर्ट को है और किसी को नहीं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो आर्टिकल 20 इस बात में आपको अधिकार देता है कि अपराधों के दोष सिद्धि के संरक्षण में, जिसमें 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात कि अपराध के समय जो कानून होगा उसी के अनुसार आपको सजा दी जाएगी,
चाहे वर्तमान में या भूतकाल में कैसा भी मतलब एक तरीके से आपका कानून हो, वो कोई मैटर नहीं करता है। एक एग्जांपल दे रहा हूं तो आपको समझ में आएगा। मान लीजिए कि 2023 चल रहा है, 2023 में आपने किसी का सर फोड़ दिया और सर फोड़ने की सजा 2023 में 3 साल की सजा थी। आपने दोस्त तो आपने अभी किया है, आप अभी अपराध कर चुके हो और आपके ऊपर केस लगा और वो केस का फैसला जाते जाते यानी कि आप दोषी सिद्ध हुए कब? 2025 में। लेकिन उस समय पर 2025 में संसद के द्वारा कानून नया बना दिया गया और कहा गया कि जो भी व्यक्ति किसी का सर फोड़ेगा तो उसको 20 साल की सजा होगी। ऐसा मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं। तो अगर ऐसा है तो आपका अपराध कब सिद्ध हुआ है? 2025 में। तो क्या आपको 20 साल की सजा मिलेगी? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आपने अपराध किया 2023 में, तो 2023 में जो कानून था उसी के अनुसार आपको सजा मिलेगी। उससे पहले क्या था या उसके बाद क्या होगा कोई मैटर नहीं करता है। तो आई होप आपको इतनी बातें क्लियर हुई होंगी। तो पहली बात कि अपराध के समय जो भी अपराध से संबंधित कानून है उसी के अनुसार आपको सजा मिलेगी, उससे ज्यादा नहीं। एक और बात कि एक अपराध के लिए आपको एक ही बार सजा मिलेगी, बार बार सजा नहीं दी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, फिल्मों की वजह से आपके माइंड में क्या होता है कि कभी कभी कुछ गलतफहमियां घुस जाती हैं, तो उसको बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने क्या करा है, कोई अपराध कर दिया और अपराध में इसको 10 साल की सजा हुई और जैसी 10 साल की जेल काट के ये बाहर आया तो अब दोबारा सरकार इसको उस अपराध के बेस पर अगेन सजा नहीं दे सकती है, ना गिरफ्तार कर सकती है। मान लीजिए ये अपराधी जब जेल से बाहर आया तो इसको लग रहा था कि अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, मुझे सजा मिल गई है। इसने फिर दूसरे व्यक्ति का सर फोड़ दिया तो इसको दोबारा से सजा दी जाएगी, क्योंकि इसने किसी दूसरे व्यक्ति के साथ दोबारा से अपराध किया है और दोबारा से किए हुए अपराध की दोबारा सजा मिलेगी। चाहे मान लीजिए पहले व्यक्ति का जिसका सर फोड़ा था इस बार दोबारा से उसका सर फोड़ दिया तो अगेन दोबारा से इसको सजा दी जाएगी। तो इस बात को माइंड में क्लियर कर लीजिए। तीसरी और अहम बात कि आप स्वयं के खिलाफ या स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए अपराध किसी ने किया और इसका अपराध कोई व्यक्ति अपने सर लेके कहता है कि अपराध मैंने किया है। कभी कभी दबाव में भी, मतलब मान लीजिए कि कोई शक्तिशाली या बाहुबली व्यक्ति है उस क्षेत्र का और वो उस पर दबाव डाल रहा है उसका जुर्म कबूल करने का, एक्सेप्ट करने का कि कबूल करके ये मैंने किया है, तो आप खुद के ही खिलाफ मतलब गवाही नहीं दे सकते हैं। ठीक है ना। तो आर्टिकल 20 की बातें आई होप एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि अपराधों के लिए दोषी सिद्ध होने के संबंध में जो आपको संरक्षण का अधिकार दिया गया है, तो आप किसी के एफआईआर करने से क्या नहीं हो सकते, दोषी सिद्ध नहीं हो जाते हैं। दूसरी बात, चाहे आप विदेशी हैं चाहे आप देश के नागरिक हैं, आपको दोनों को यह आर्टिकल मिलता है। एक बात और, इसमें 3 बातें हैं कि अपराध के समय जो सजा होगी वही मिलेगी, एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी और आप स्वयं के खिलाफ क्या नहीं कर सकते हैं, गवाही नहीं दे सकते हैं स्वयं के विरुद्ध में। ठीक है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारा आर्टिकल 21 की। आर्टिकल 21 कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण का मतलब होता है एक तरीके से हमारा जीवन, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। प्राण का मतलब क्या, हमारा जीवन। तो जीवन के संबंध में आपकी कुछ अधिकार बनते हैं, जैसे कि स्वच्छ पर्यावरण। अगर आपका आसपास का कोई भी मतलब आसपास का माहौल इतना खराब हो रहा है कि पर्यावरण में आप सांस भी नहीं ले पा रहे, जैसे कि दिल्ली का माहौल चलता है, तो आप सरकार के खिलाफ भी क्या कर सकते हैं, केस दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि आपको स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराना संविधान के अकॉर्डिंग किसकी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिए आप वो भी देख सकते हैं। दूसरी बात, आत्महत्या। जी हां, आर्टिकल 21 क्या कहता है कि आप आत्महत्या नहीं कर सकते हैं। आपको जीवन जीने की आजादी तो है, लेकिन आपको अपने जीवन को खत्म करने की आजादी नहीं है, क्योंकि एक बार सुप्रीम कोर्ट में ऐसा केस आया और उसने कहा, व्यक्ति ने तर्क देते हुए कहा कि सर मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि संविधान के अकॉर्डिंग हमको क्या है, जीवन का अधिकार है। तो जीवन जीने का अधिकार है, यानी कि जैसे कि स्वतंत्रता का अधिकार है, तो मैं कहीं पर घूमने जाऊं या फिर ना जाऊं ये तो मेरी मर्जी है। ऐसे ही अगर हमें जीवन का अधिकार है तो मैं जीवन जीऊं या ना जीऊं उसको खत्म कर दूं, ये मेरा अधिकार है। और बाद में उसको रिहा कर दिया गया, लेकिन बाद में अपने ही फैसले को हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने बदल डाला और क्या रखा कि आपको जीवन जीने का अधिकार तो है,
आपको आत्महत्या करने का यानी कि सुसाइड करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से समाज में बहुत अराजकता फैल जाएगी, लोग सुसाइड करना स्टार्ट कर देंगे। पहली बात तो देखो, सुसाइड करना ही क्यों है? अगर आप स्ट्रेस में हैं, जीवन के मतलब जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जिसकी समस्याएं ना होती हों, किसी के कम तो किसी के ज़्यादा। समस्याएं तो सबके जीवन में एक पड़ाव है और जीवन का एक पहलू है, इसको एक्सेप्ट करके ना आगे बढ़ा करो। ऐसे नहीं कि डिप्रेशन में आ जाना है। और आसपास में आपके जितने भी यार दोस्त हैं, माहौल वैसा बना के रखो कि सबकी खबर शुद्ध लेते रहा करो, क्योंकि दोस्त होने के नाते या आप पड़ोसी होने के नाते क्या है, आपका ये भी जिम्मेदारी बनता है, ये भी एक अच्छे नागरिक होने की एक पहचान है। तो लोगों को मोटिवेट करके रखो, डिमोटिवेट मतलब ना तो डिमोटिवेट करो और ना खुद को होने दो। चलिए खैर, तो आपको आत्महत्या करने का अधिकार नहीं है। एक बात और, अगर आप लोगों ने सुसाइड या आत्महत्या करने का प्रयास किया और आप गलती से बच गए, तो फिर आपको सरकार क्या करेगी, मतलब गवर्नमेंट या फिर पुलिस आपको फिर पकड़ के ले जाएगी, न्यायालय के द्वारा फिर आपको सजा मिलेगी, क्योंकि आपने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। तो करना ही मत ऐसी चीज। एक बात और इसमें कि जीवन में जीने के लिए क्या, स्वास्थ्य, जैसे कि आपको भोजन, बचपन से अभी तक सरकार आपको एक भी पैसा नहीं लेती है, कितने सारे टीके लगाती है, कितनी सारी दवाइयाँ, पोलियो की दवाई भी पिलाती है आपको, है या ना, और साथ में आपको भोजन भी उपलब्ध करवाती है राशन के माध्यम से। स्कूल के अंदर भी जब आप जाते हैं तो वहां पर भी आपको भोजन उपलब्ध करवाया जाता है, क्योंकि ये जिम्मेदारी किसकी है, स्वास्थ्य की, गवर्नमेंट की है। चलिए, इसके अंदर हमने जीवन की तो बात कर ली, अब बात कर लेते हैं दैहिक स्वतंत्रता की। तो एकांतवास, ये पूछा जाता है कि एकांतवास मतलब प्राइवेसी। आपको एकांतवास में मतलब अकेले रहने की पूरी आजादी है, आप अकेले में रह सकते हैं, तो एकांतवास की। और आप विदेशों में भी यात्रा कर सकते हैं, जिस भी देश में जाना चाहें घूमकर आना चाहें घूम कर आ सकते हैं। और निजता का अधिकार, प्राइवेसी का अधिकार है, तो इसीलिए प्राइवेसी के अधिकार में मान लीजिए कि आप मतलब कोई बातें कर रहे हो, मोबाइल में बातें कर रहे हो, या कोई भी XYZ आपकी जो प्राइवेसी वाली चीज़ है, तो उसको कोई सार्वजनिक नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी कई सारे केस आपको दिखते होंगे कि क्या होता है कि प्राइवेट वाली जो चीज़ें रहती हैं उनको भी लोग क्या कर देते हैं, वायरल कर देते हैं। अगर ऐसे करते हुए आप पकड़े गए तो क्राइम ब्रांच है, तो फिर आपको क्या मिलेगा, सजा मिलेगा, क्योंकि वो निजता के अधिकार का खंडन कर रहा है। मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति बंद कमरे में कुछ भी कर रहा है, वो उसका अधिकार है, आप ताका झाकी नहीं कर सकते हैं, या उससे बिना पूछे उसकी किसी भी प्राइवेट चीज को या प्राइवेसी को आप खतरे में नहीं डाल सकते, ये अपराध होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो एक बात और कि आर्टिकल 21 में शिक्षा का अधिकार भी जोड़ा गया कि 6 साल से लेके 14 साल तक के बच्चे को सरकार की जिम्मेदारी है कि वह फ्री में उसको शिक्षा उपलब्ध करवाएगी। साथ ही आपने देखा हो मिड डे मील, क्यों मिड डे मील में ये आ गया ना स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य में आपने देखते होंगे कि भोजन भी उपलब्ध करवा रही है, और साथ में देखते होंगे कि आयरन की गोलियां, कई सारे टीकाकरण आपका स्कूल में भी होता रहता है, आपकी ब्लड की भी जांच होती रहती है स्कूल के अंदर, आपने देखा भी होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे किसके अकॉर्डिंग आती है, आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग। एक बार फिर बता देता हूं, आर्टिकल 21 प्राण या जीवन या दैहिक स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। प्राण या जीवन के लिए, जीने के लिए अनिवार्य है आपके लिए क्या, स्वच्छ पर्यावरण। तो इसका भी संरक्षण आपको कौन करता है, गवर्नमेंट करती है, आपका संविधान करता है। आपको आत्महत्या करने का अधिकार नहीं है, और स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध करवाएगी आपकी गवर्नमेंट। दैहिक स्वतंत्रता के अंदर अगर हम बात करेंगे तो एकांतवास की स्वतंत्रता है आपको, और आप विदेशी यात्रा भी कर सकते हैं। निजता का अधिकार है आपको, और निजता के अधिकार में और देखो दैहिक स्वतंत्रता और जीवन का स्वतंत्रता आती है ना, तो जीवन की स्वतंत्रता में वो अपने जीवन को कैसे जिएगा इसकी भी तो बात आती है। और अगर इसकी बात आ रही है तो शादी, जी हाँ, शादी की जो बात है वो भी तो एक तरीके से गरिमापूर्ण जीवन जीने की बात आती है ना, तो शादी का जो एक तरीके से अधिकार है वो भी आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग ही आता है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं अब आर्टिकल 22 की। तो आर्टिकल 22 क्या कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा समझ लेना कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में से संरक्षण। कभी कभी क्या होता है कि आप लोगों को पुलिस गिरफ्तार करने के लिए आ जाती है किसी भी मामले के अंदर, तो ये 2 प्रकार के मामले हैं। एक तो गिरफ्तारी से पहले के जो वारदात हैं या जुर्म होने वाले हैं, या एक वो जो अपराध हो चुके हैं यानी कि अपराध होने के बाद। तो 2 रूप में इनको समझेंगे आर्टिकल 22 को, कि आपको आर्टिकल 22 गिरफ्तारी के मामले में क्या करता है, संरक्षण प्रदान करता है कि अगर आपने कोई अपराध कर दिया है तो अपराध होने के बाद आपकी गिरफ्तारी कैसे होगी। तो देखिए,
अपराध होने के बाद जो आपकी गिरफ्तारी होगी इसको कहते हैं दंडात्मक निरोध। तो दंडात्मक निरोध मतलब इसमें आपको दंड दिया जाएगा, तो इस दंड से बचने के लिए आपके पास क्या है, अधिकार है। जैसे अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करने आती है तो आपको या तो वारंट देगी, अगर कोई जमानती केस है, जमानती केस का मतलब है कि कोई गंभीर मामला, गंभीर अपराध आपने नहीं किया है, गैर जमानती जो केस होते हैं इसका मतलब आपने बहुत गंभीर वो कर दिया है, तो बिना जमानत के भी बिना वारंट के भी आपको गिरफ्तार किया जा सकता है गैर जमानतीय मामलों के अंदर। लेकिन जमानतीय मामले हैं तो उसमें आपको वारंट वारंट दिखाएगी, और या फिर आपको आपका जो भी दोष है या अपराध है पुलिस उसको भी आपको बताएगी, तब जाके आपको गिरफ्तार करेगी। तो गिरफ्तारी का कारण बताएगी या फिर आपको वारंट देगी। और जैसे ही आपको गिरफ्तार कर लिया गया तो 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करेगी पुलिस। अब ये 24 घंटे क्या है, जिस समय आपकी गिरफ्तारी की गई है उस गिरफ्तारी से लेके जब तक वो मजिस्ट्रेट के सामने नहीं पहुंचाती है उस समय तक क्या माना जाएगा, वो 24 घंटे के अंदर काउंट किया जाएगा। लेकिन अगर आपको गिरफ्तार किया गया 10 बजे और 1 घंटे यात्रा करने में लग गया तो ये यात्रा वाला टाइम नहीं जोड़ा जाएगा 24 घंटे के अंदर। तो 24 घंटे के अंतर्गत आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। और साथ ही अगर आप प्राइवेट वकील करना चाहते हैं तो आप वकील कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कि आपकी क्षमताएं नहीं हैं, वकील की फीस पे करने लायक आपका बजट नहीं है, तो गवर्नमेंट आपको सरकारी वकील मतलब देती है, जिसका पे कौन करेगा, गवर्नमेंट ही करती है, और आप अपने सरकारी वकील के थ्रू अपना केस लड़ सकते हैं। तो यह है आपका अपराध होने के बाद जब आपकी गिरफ्तारी होती है कि उसके संरक्षण में आपको कुछ अधिकार दिए गए हैं। लेकिन कुछ चीजें होती हैं कि अपराध होने वाला है, इसे कहते हैं निवारक निरोध, यानी कि अपराध होने से पहले ही उसका समाधान कर दिया जाता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अपराध करने वाला था, उस पर ऐसा शक हुआ मतलब पुलिस वालों को या गवर्नमेंट को या किसी भी अधिकारी को, तो उसकी भी गिरफ्तारी की जा सकती है। इसी को कहते हैं हमारा क्या, निवारक निरोध कानून। तो इसमें क्या है, आपको बिना वारंट के ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये इतने गंभीर मामले होते हैं कि ये समाज के बहुत बड़े मतलब तबके को प्रभावित करते हैं। इसमें कभी कभी 3 महीने तक नजरबंद किया जा सकता है, यानी कि 3 महीने तक ना तो आपको कोर्ट के सामने वो पेश करेंगे, ना ही आपको वकील करने का अधिकार होगा। बस आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी, आपको जीवन जीने का अधिकार रहेगा, लेकिन बाकी सारे अधिकार आपके खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आप नजरबंद रहेंगे। आप मतलब एक कमरे में आपको प्रॉपरली जेल के अंदर बंद कर देंगे, तो उनकी मतलब आप निगाह में रहेंगे। तो इसे कहते हैं हमारा क्या, नजरबंद कानून। ऐसा ही एक कानून मीसा कानून नाम से इंदिरा गांधी ने भी अपने टाइम पीरियड में 1975 के दौर में प्रयोग किया था। इसका मतलब यह था कि उनकी सरकार के खिलाफ कोई भी व्यक्ति कोई आवाज उठा रहा है तो उस पर मीसा कानून लगा दिया जाता था। मीसा कानून का मतलब था कि किसी व्यक्ति को उसका अपराध बताए बिना क्या कह दिया, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो इसे मीसा कानून कहते थे। तो आई होप आपको ये आर्टिकल 22, आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल आपको 20 प्रॉपरली क्लियरली समझ में आ गया होगा। आगे बात करेंगे हमारा नेक्स्ट मौलिक अधिकार के ऊपर। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।